मेरा भाई फौत हुआ तो उसकी बीवी 2 माह की हामला थी। भाई के फौत होने के बाद अम्मा ने भाभी पर जुल्म करने शुरू कर दिए। भाभी हर वक्त अम्मा को बद्दुआ देती कि तेरी बेटी के साथ भी यही सब होगा। मैं कंवारी थी और भाभी की बद्दुआ से डर जाती थी। एक दिन अम्मा ने भाभी को इतना मारा कि भाभी और उसका बच्चा दोनों ही इंतकाल कर गए। और जब साल बाद मेरी शादी हुई तो शादी वाली रात मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि भाभी की बद्दुआ से। मेरा नाम नूर है। मेरा भाई अख्तर 34 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक कंवारा था। अम्मा और मैं जब भी भाई से कहते कि अब शादी कर ले, तो तभी वो यही बात कहकर कि हमें कोई लड़की देखने या कहीं रिश्ते की बात चलाने से रोक लेता कि अभी मैं अपने घर के हालात ठीक कर लूं। और घर के हालात ठीक करते करते भाई की उम्र ही निकलती जा रही थी। मैं भाई से 15 साल छोटी थी और अब 19 साल की हो चुकी थी। अम्मा को अब मुझे बयाने की बहुत फिक्र होने लगी थी, जबकि मैं अभी इस घर में भाभी को देखना चाहती थी, कुछ वक्त उनके साथ गुजारना चाहती थी। और फिर अम्मा ने बड़ी मुश्किल से अख्तर भाई को राजी कर लिया था, और मैंने भी उसी दिन से घर को सजाना शुरू कर दिया था जैसे आज ही मेरी भाभी आने वाली हो। भाई मुझे इस तरह से घर सजाते हुए देखकर खुश भी था, और चलते फिरते मैंने देखा था कि वो कैसे अपने ही ख्यालों में मुस्कुरा रहा होता था। मैं सफाई खत्म करके कपड़े बदलने ही जा रही थी जब दरवाजे पर बेल बजी और मैंने अम्मा की तरफ देखा। वो भी खुशी खुशी तेज कदमों से चलकर दरवाजे की तरफ चली गई, और मैंने भी गुस्ल खाने में जाने का प्रोग्राम कैंसिल ही कर दिया, ये सोचकर कि कहीं मेरी होने वाली भाभी के बारे में कुछ ऐसा ना बोल दे जो रिश्ते वाली खाला को बुरा लग जाए और वो बात आगे ही ना बढ़ाए। अम्मा ने दरवाजा खोला तो रशीदा खाला मुस्कुराते हुए हमारे घर में दाखिल हुई थी। रशीदा खाला हर दूसरे दिन भाई के लिए एक नई लड़की का रिश्ता ढूंढ लाती थी, लेकिन अम्मा हर बार ही उन्हें ये कहकर टाल दिया करती कि अभी अख्तर राजी नहीं है, जब हाँ कहेगा तो आपको पैगाम भेज दूंगी। रशीदा खाला को देखकर मैं भी दौड़ी उनके पास चली आई और कहा कि खाला, मेरा भाई शादी के लिए राजी हो गया है, अब तुम जल्दी से मेरे भाई की शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दो। रशीदा खाला से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मेरी बात पर रशीदा खाला खुशी से झूम उठी थी। खाला के साथ मिलकर मैं भी नाचने लगी थी, और फिर हमें देखकर सामने बरामदे में बैठा मेरा भाई मुस्कुरा रहा था। कुछ देर बाद रशीदा खाला मेरी अम्मा के पास बैठ गईं। तब अम्मा ने मुझे चाय बनाने का कहा, लेकिन मुझे अभी रशीदा खाला के पास मौजूद लड़कियों की तस्वीरें देखनी थी, इसलिए मैंने फौरन से कह दिया, खाला तस्वीरें दिखाओ, लड़की मैं खुद पसंद करूंगी। उन्होंने अपना पर्स उठाकर उसमें से चंद तस्वीरें निकाली और अम्मा के हाथ में थमा दी। अम्मा एक एक करके तस्वीरें देखने लगी थी। तब मैं भी उनके पास बैठ गई। एक लड़की की तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी, वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने वो तस्वीर जल्दी से उठाकर भाई को दिखा दी और बोली कि मैंने तो अपनी भाभी पसंद कर ली है। अम्मा को मेरी ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। अभी अम्मा के हाथ में और भी तस्वीरें थीं। तब अम्मा ने उनमें से एक तस्वीर निकाली और बोली कि मुझे ये लड़की पसंद है। मैंने जब वो लड़की देखी तो वो आम सी शक्लो सूरत की थी। मैंने कहा, अम्मा, वो पहले वाली ज्यादा खूबसूरत है। तब अम्मा ने मेरी बात को काटते हुए कहा कि भाई, मुझे तो ये लड़की पसंद है, देखो कैसे खुद को दुपट्टे में छुपा रखा है। जरूर ये बहुत ही घरेलू लड़की होगी, लेकिन मैं जिद पर अड़ी थी कि मेरी भाभी वही बनेगी जो ज्यादा खूबसूरत है। तब रशीदा खाला ने मशवरा दिया कि भाई, ये फैसला आप लोग दूल्हे मियाँ को ही करने दें, और उन्होंने अम्मा के हाथ से वो दूसरी तस्वीर भी लेकर भाई को दे दी। भाई, जो पहले वाली तस्वीर पहले ही देख रहे थे, उन्होंने जब ये दूसरी लड़की देखी तो अपना फैसला सुनाते हुए कहा, अम्मा, मुझे पहले वाली लड़की पसंद है। तब मैं खुशी से नाचने लगी कि भाई और मेरी पसंद एक ही है। हम दोनों ने जब एक ही लड़की को पसंद किया तो रशीदा खाला बोली, ठीक है, मैं आज इस लड़की के घर जाकर बात चलाती हूँ। फिर मैंने कहा, खाला, इसी खुशी में आपके लिए मैं जबरदस्ती चाय बनाकर लाती हूँ। मैं किचन की तरफ जाने लगी तो खाला बोली, वो पिस्ते वाले बिस्कुट जरूर लाना जो पिछली बार खिलाए थे। मैंने हंसकर कहा, खाला जी, मैं अभी लेकर आती हूँ।
चाय बनाते हुए मैं अपनी होने वाली भाभी के बारे में सोचने लगी कि जब वो आएंगी तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। भाई और मैंने बचपन ही से बहुत महरूमियां देखी थी। मैं सिर्फ 2 साल की थी जब अब्बा की वफात हो गई। अम्मा उस वक्त भरपूर जवानी में बेवा हुई थी। अम्मा की इद्दत पूरी हुई तो मामू ने अम्मी को दूसरी शादी पर जोर डाल दिया, मगर अम्मा हमारी खातिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। उस वक्त घर में बहुत झगड़े हुए थे। ये तो शुक्र है कि अम्मा के पास 15 तोले जेवर और कुछ नकद पैसे थे जो अम्मा ने सबसे छुपा कर अपने बैंक अकाउंट में रखे हुए थे। जब बात हद से बढ़ी तो अम्मा मुझे और भाई को लेकर दूसरे शहर आ गईं। यहाँ अम्मा ने एक किराए का मकान लिया और इज्जत से जिंदगी गुजारने लगी। अम्मा ने हमें माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। अख्तर भाई ने मैट्रिक मुकम्मल किया था। अम्मा ने उसे एक होटल बनाकर दे दिया था क्योंकि वो मजीद पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकती थी। और अल्लाह का करम ये हुआ कि भाई का होटल जो अब तक एक रेस्टोरेंट में बदल चुका है, अब वो बहुत चलता है। भाई ने बहुत से मुलाजिम रखे हुए हैं, यानी कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। यही सोचते सोचते मैंने चाय बनाई और फिर चाय और बिस्किट खाला के सामने रख दिए थे। रशीदा खाला चाय बिस्किट खाकर चली गई तो अगले ही दिन मिठाई की फरमाइश के साथ लौटी थी, क्योंकि लड़की वालों ने भाई का रिश्ता कबूल कर लिया था और जल्दी हमें लड़की देखने के लिए घर बुलाया था। हमने भी देर करना मुनासिब ना समझा और अगले रोज भाभी के घर पहुंच गए। भाभी के घर अम्मा और भाई के साथ मैं भी गई थी। अम्मा ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने अम्मा की नहीं मानी। मैं अपने भाई की शादी में अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी और वो भाभी जिसे मैंने तस्वीर में देखकर पसंद कर लिया था, भला ये कैसे मुमकिन था कि उससे मिलने का मौका हो और मैं घर में ही रह जाऊं। मुझे अम्मा और भाई दोनों से ही ज्यादा जल्दी थी, इसलिए उस रोज उन दोनों से पहले मैं तैयार होकर बैठ गई थी। अम्मा आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ कर भाई पर फूंके जा रही थी और मैंने जल्दी चलें का शोर मचाया हुआ था। भाभी के घर पहुंचकर हमें बहुत ही ज्यादा इज्जत और अपनापन मिला था। उन लोगों ने हमारे खानदान के बारे में जानकर भी कोई एतराज नहीं किया था और अम्मा ने फिर रिश्ता जोड़ने से पहले सारी हकीकत उनके सामने रख दी थी कि किस तरह वो बच्चों की खातिर अपनों को छोड़कर यहाँ आ बसी थी। वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर मेरे भाई को इस मामले में कोई बात सुननी पड़े। वो लोग बहुत अच्छे थे। भाभी के वालिदैन को बस इसी चीज की खुशी थी कि भाई अपने पैरों पर खड़े हैं और उनकी बेटी का मुस्तकबिल महफूज रहेगा। भाभी से मिलकर मुझे मालूम हुआ कि वो बिल्कुल हमारे जैसी हैं, जबकि तस्वीर में देखकर लगता था कि वो बहुत ही खुली तबीयत की मालिक होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इसी बात पर अम्मा का दिल मुतमईन हो गया कि उनकी बहू बहुत शर्मीली और घरेलू लड़की है। तभी रिश्ता पक्का होते ही दोनों घरों में शादी की तैयारी भी होने लगी और आखिरकार मेरे भाई की शादी का दिन भी आ गया था। हम बड़े अरमानों के साथ मरियम भाभी को ब्याह कर लाए थे। भाई की शादी में मैंने खूब हल्ला गुल्ला किया था। हमारे तो खानदान में से कोई ना था। भाभी के ही रिश्तेदारों ने हमारा साथ दिया था। उन्होंने मुझे महसूस तक नहीं होने दिया कि मैं अपने भाई की शादी में अकेली हूँ। वो सब लोग इतने अच्छे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भाभी के कम और मेरे ज्यादा रिश्तेदार हों। शादी वाले दिनों में भी वो बहुत बार हमारे घर आ जाते थे और हम सब मिलकर ढोलक और खूब रंग जमाया करते थे। लेकिन शादी वाले दिन मुझे नहीं पता था कि इस सब के दौरान कोई सिर्फ मुझे ही देख रहा था और वो मुझे चाहने लगा था। मुझे ये बात तब पता चली जब एक छोटी बच्ची ने मुझे एक लिफाफा लाकर दिया। मैंने उससे पूछा कि ये किसने दिया है, तो उसने सामने खड़े एक लड़के की जानिब इशारा कर दिया। मैं बहुत हैरान हुई कि आखिर इसने मेरे लिए लिफाफा क्यों भेजा है, लेकिन अभी मैं इतने हजूम में खड़ी थी, मुझे लिफाफा खोलने की फुर्सत ही ना मिली। वो लिफाफा मैंने अपने पर्स में डाल दिया। एक नजर फिर मैंने उस लड़के को बगौर देखा। वो एक खूबसूरत सा नौजवान था, लेकिन मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। शायद वो भी भाभी का कोई रिश्तेदार था। सारी रस्मात पूरी हुई तो हम भाभी को लेकर घर आ गए और इस सब में वो लिफाफा मैं खोलना ही भूल गई। भाभी के आने से हमारे घर में बहुत रौनक लग गई थी। भाई भी बहुत खुश थे। उन दोनों के साथ अब मैं भी बाहर घूमने फिरने चली जाती थी। भाभी ने मुझे बाहर की जिंदगी के सारे तौर तरीके सिखा दिए थे। वो पढ़ी लिखी होने के साथ बहुत ही अच्छे इखलाक की भी थी।
لیکن میں نے دیکھا تھا جب سے بھائی بھابھی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا تب سے اماں بہت ہی اداس رہتی تھی۔ شاید وہ خود کو اکیلا سمجھنے لگی تھی کیونکہ بھائی اب زیادہ وقت اپنی بیوی کو دیتے تھے، مگر بھابھی کی ایک خوبی تھی کہ انہوں نے گھر کا سارا کام خود سنبھال لیا تھا۔ اماں بس فارغ ہی رہتی تھی۔ ویسے تو بھابھی اماں کے ساتھ بہت ہی اچھی تھی، لیکن اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اب وہ بھائی کی ذرا سی دوری بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اماں بہت چڑچڑی ہونے لگی تھی۔ کبھی کبھی وہ بھابھی کے بارے میں کہہ دیتی تھی کہ یہ لڑکی تو بہت تیز نکلی ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھابھی کے کان تک یہ بات چلی نہ جائے، انہیں سن کر کتنا دکھ ہوگا۔ بھائی کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا جب ان کے ساس سسر نے ہمیں دعوت پر بلایا تھا۔ اماں نے تو جانے سے ہی انکار کر دیا، لیکن میں بھابھی کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ آخر یہ پہلی بار تھا جب میں نے بھابھی کے ساتھ ان کے گھر جانا تھا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، اور پھر بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اماں کا دل نہیں کر رہا تو وہ گھر میں بیٹھ جائیں، ہم کچھ دیر میں آ جائیں گے۔ اماں کے دل میں بھی ساس والی کیفیات پیدا ہو چکی تھی، وہ بھابھی کو خوش دیکھ کر جلنے لگتی تھی، لیکن بھابھی کا رویہ اماں سے بہت اچھا تھا۔ ہم بھابھی کے گھر پہنچے تو سب کے ساتھ مجھے وہ لڑکا بھی دکھائی دیا جس نے مجھے اس دن وہ لفافہ بھیجا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آیا کہ وہ لفافہ تو میں نے کھولا ہی نہیں تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھ سے سوال کرنے لگا، لیکن میرے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نہ جانے اس میں کیا لکھا ہوگا، لیکن اس کی نظروں میں مجھے اپنے لیے محبت نظر آنے لگی تھی۔ آخر کار وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا، اور جب میں کھانے کے بعد واش بیسن سے ہاتھ دھو کر واپس آنے لگی تو اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کچھ احساس بھی ہے کسی کے جواب کا منتظر ہو کر وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ میں نے جواب میں کہا معاف کیجیے گا، لیکن میں نے وہ لفافہ ابھی تک نہیں پڑھا، اس میں آپ نے کیا لکھا تھا؟ وہ ایک پل کے لیے خاموش رہا، پھر بولا محبت کرتا ہوں آپ سے، بس یہی لکھا تھا۔ مجھے آپ کا جواب اسی جگہ چاہیے، میں بہت انتظار نہیں کر سکتا۔ میں ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں نے جب انہیں پہلی نظر دیکھا تھا تب مجھے بھی وہ لڑکا بہت اچھا لگا تھا، اور آج جب اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تو مجھے اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا کہ آپ کی محبت مجھے قبول ہے، اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں جا کر اپنی بھابھی کے پاس بیٹھ گئی اور اسے مزید بات کرنے کا موقع نہ دیا۔ وہ سارا وقت بس مجھے ہی گھورتا رہا، اور میں بھی اس کی محبت کو محسوس کر کے مسرور ہوتی رہی۔ گھر پہنچ کر میں نے بھابھی سے اس کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون تھا۔ تب بھابھی نے بتایا کہ وہ ان کا کزن ہے جسے بھابھی کے والدین نے پالا ہے، کیونکہ اس کے والدین بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ بھابھی نے اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتایا، اس کی بہت تعریفیں کی۔ اس کی سب باتیں سن کر میرے دل میں اس کے لیے مزید محبت جاگ اٹھی تھی۔ ایک روز میں نے بھابھی کے فون سے اسے کال کی، اور یوں ہمارے بیچ باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکا بھابھی سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر بھی آنے لگا تھا، اور یوں ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ کیونکہ میری سب سے اچھی دوست میری بھابھی تھی، اس لیے میں ان سے یہ بات چھپا نہیں سکی تھی۔ جب انہیں ہم دونوں کی پسندیدگی کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس لڑکے کا نام حسن تھا، اور حسن کو وہ اپنا بھائی مانتی تھی۔ بھابھی اب مذاق مذاق میں مجھے کبھی کبھی اپنی بھابھی بول دیتی تھی۔ ایک روز ان کے منہ سے یہ لفظ اماں نے سن لیا تو ان پر بہت غصہ کیا۔ بھابھی کو بہت ڈانٹا کہ تم میری بیٹی کا دماغ خراب کر رہی ہو، اسے غلط راستے پر ڈال رہی ہو، لیکن بھابھی کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ محبت کی راہ پر تو میں کب کی چل پڑی تھی۔ اماں نے بھابھی سے جھگڑا کرنے کے بعد شکایت بھائی کو لگانے کی دھمکی دی تھی، لیکن بھابھی نے پھر بھی مجھ پر کوئی الزام نہ لگایا تھا۔ بھائی کے لوٹنے کا وقت جیسے ہی قریب آنے لگا، بھابھی بہت گھبرانے لگی تھی۔ اماں بھی دروازے میں دیکھ دیکھ کر بھائی کا ہی انتظار کر رہی تھی، جبکہ میں بہت ڈری سہمی سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ اماں میری ایک نہیں ماننے والی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اماں کو لگا شاید بھائی آ گئے ہوں گے۔ اماں نے فوراً جا کر دروازہ کھولا، لیکن دروازے پر بھائی نہیں بلکہ کوئی اور آدمی موجود تھا جس نے بھائی کے شدید قسم کے ایکسیڈنٹ ہونے کی خبر سنائی تھی۔
ये खबर सुनते ही हम तीनों औरतों की चीख निकल गई थी। भाभी ने फौरन भागकर भाई का पता पूछा कि वो कहाँ है। उस आदमी ने अस्पताल का बताया तो हम तीनों वहां चल पड़े। रास्ते में ही भाभी ने अपने मेके वालों को फोन किया, जहां से उनके वालिद और हसन भी अस्पताल पहुंच चुके थे। अस्पताल पहुंचकर हमने देखा कि भाई शदीद जख्मी थे और बहुत सारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में उनका इलाज जारी था। जो भी डॉक्टर बाहर आता बस इतना ही कहता कि इस वक्त मरीज को आपकी दुआओं की जरूरत है। हम तीनों औरतों का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन हमारी किस्मत कि हमें मनहूस खबर सुनने को मिली थी। जिसका डर था वो ही हो गया था। भाई आखिरकार जिंदगी की बाजी हार गए थे और हम एक बार फिर से बेआसरा हो गए थे। इस बार हमारे साथ साथ भाभी को भी वही गम मिला था। हमारी जिंदगी मुकम्मल वीरान हो गई थी। दुनिया की हर चीज से एतबार उठ गया था। ऐसा लग रहा था अभी तो हमारी जिंदगी में खुशियों ने कदम रखा था। अभी तो हमने उन खुशियों को ठीक से मनाया भी नहीं था और हमारी जिंदगी में ये सानिया हो गया। हमें भाई के अलावा किसी का भी सहारा नहीं था। भला हो भाई के मेके वालों का, जिन्होंने हम पर थोड़ा बहुत हाथ रखा था, लेकिन बाहर की जिंदगी का हमें कुछ अंदाजा नहीं था। कदम कदम पर किसी न किसी सहारे की जरूरत महसूस होती थी। भाभी की खातिर हसन भी हर रोज ही चक्कर लगाया करता था। घर के बाहर के सारे मामलात वो संभाल रहा था। भाई ने इतना बड़ा कारोबार अपने पीछे छोड़ा था, आखिर उसे कौन देखता। भाभी के वालिद एक बूढ़े इंसान थे, इसलिए हसन ही था जो दोनों घरों के मामलात देख सकता था। और दूसरा ये कि अब वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन अभी भाई को फौत हुए सिर्फ एक माह ही हुआ था। मैं इतनी जल्दी अपनी शादी की बात अम्मा से कैसे कह सकती थी। फिलहाल मैंने उसे चुप रहने का कह दिया था। भाई को गए 2 माह का अरसा गुजर चुका था कि भाभी भी बीमार रहने लगी थी। हम सबको लगा कि शायद भाई के चले जाने का सदमा उनको लग गया है, लेकिन जब अम्मा ने जिद करके भाभी को अस्पताल चलने का कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उन दिनों भाभी इद्दत में थी और वो घर से बाहर कदम नहीं निकालना चाहती थी। लेकिन अब डॉक्टर के पास जाना भी उनकी मजबूरी थी, इसलिए अम्मा जबरदस्ती उन्हें बुर्का पहनाकर अस्पताल ले गईं। लेकिन अस्पताल में जो बात पता चली वो सुनते ही अम्मा भाभी पर शदीद गुस्सा होने लगी, क्योंकि भाभी उम्मीद से थी। घर आते ही अम्मा ने उन्हें कमरे में बंद कर दिया। अब अम्मा सोचने लगी कि भाई को फौत हुए 2 माह हो गए हैं, अब भाभी उनके बाद कैसे हामला हो सकती हैं। अम्मा का शक हसन पर जाने लगा, क्योंकि वो भाभी का कजन था और आजकल हमारे घर उसी का आना जाना था। लेकिन मैं जानती थी कि हसन ऐसा लड़का नहीं था और ना ही मेरी भाभी ऐसी थी। फिर भी अम्मा को समझाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि अम्मा ने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी थी। मजबूरन मुझे हसन को बताना पड़ा। अम्मा को उसका घर आना पसंद नहीं है, उसने भी आना जाना बंद कर दिया और अम्मा ने भाभी को मुसलसल कैद कर दिया। उन पर सख्ती करना और जुल्म करना शुरू कर दिए। भाभी के मेके से अगर कोई मिलने आता तो भाभी की तबीयत का बहाना बनाकर अम्मा उन्हें मिलने ना देती। देखते ही देखते दिन यूं ही गुजरने लगे। भाभी बहुत तकलीफ में थी। उनका 8वां महीना शुरू हुआ तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अम्मी भाभी को अस्पताल ना ले गईं। वो चाहती थी कि किसी तरह ये बच्चा पेट में ही मर जाए और इस नाजायज औलाद से उनकी जान छूट जाएगी। भाभी बहुत तकलीफ में थी। वो अम्मा को यही कहती कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मेरे साथ जुल्म मत करो, वरना तुम्हारी बेटी के साथ भी यही सब होगा। मैं भाभी की बात सुनकर तड़प जाती थी। अफसोस ये कि मैं उस वक्त कुछ नहीं कर पाई थी। लेकिन जब भाभी की हालत मरने वाली हुई तो अम्मा उन्हें अस्पताल ले गईं और वहां जाकर पता चला कि भाभी का 10वां महीना चल रहा था, यानी कि भाई के गुजरने से पहले ही वो हामला हो चुकी थी। सिर्फ उन्हें पता 2 माह बाद चला था। अम्मा अपने रवैये पर बहुत शर्मसार हुईं, लेकिन अफसोस के बच्चे को जन्म देते हुए भाभी की जान ना बच सकी। वो भूखी और कैद में रहने की बाइस बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए दर्द की शिद्दत बर्दाश्त ना कर सकी और हमेशा के लिए हमें और अपने बेटे को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। मुझे भाभी की वो बद्दुआ याद आती थी। न जाने वो किस तकलीफ से गुजर कर मेरे लिए ये अल्फाज बोलती होंगी। ये सोच सोच कर मुझे बहुत रोना आता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इसलिए हम अपने भाई के बच्चे को बहुत ही नाजों से पालने लगे।
اب ہماری ساری امیدیں اسی سے تھیں۔ بھائی کا بیٹا 1 سال کا ہوا تو حسن نے میرا رشتہ مانگ لیا اور میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اماں کو بھی جینے کا آسرا مل گیا تھا، اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں حسن کا انتظار کر رہی تھی جب اسی وقت بھابھی کی بد دعا لگ گئی۔ اماں کا فون آیا کہ ان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ان کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا ہے۔ میں حسن کو لے کر فوراً اماں کے پاس پہنچی، لیکن افسوس میری ماں ہارٹ اٹیک کے باعث یہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ تمہاری ماں کی حالت اتنی بگڑی تھی کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی جیسے کوئی جانور تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایمبولینس آنے سے پہلے ہی ان کی موت ہو گئی تھی۔ اماں کی حالت دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ یہ بھابھی کی بد دعا تھی جس نے اماں کی جان لے لی تھی اور وہ اپنی بیٹی کو ہنستا بستا نہ دیکھ سکی، جس طرح بھابھی نے اپنے بچے کو پیدا کر کے نہیں دیکھا تھا۔ پھر حسن اور میں ہی اس بچے کو ماں باپ بن کر پالنے لگے۔ وہ میرے بھائی اور میری پیاری بھابھی کی آخری نشانی تھا۔